नमस्कार मित्रों, आप सभी भावी शिक्षकों का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। मैं वंदना सुखवाल अपनी और अपने प्रियजनों को, समस्त देशवासियों को इस पावन शारदीय नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। मां भगवती आप सबका कल्याण करें। आज की वीडियो के अंतर्गत हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र CDP के उन प्रश्नों का हल करेंगे जो 24 जुलाई 2022 को सेकंड शिफ्ट में रीट के पेपर के अंतर्गत पूछे गए थे। यह वीडियो उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम्स या अन्य कोई एग्ज़ाम्स जिसमें CDP टॉपिक लगा है उनके लिए उपयोगी है। तो माँ भगवती के चरणों में नमन करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखेंगे प्रश्नों का हल। पहला प्रश्न है, परीक्षण का रिक्त स्थान है। संदर्भ दो विभिन्न अवसरों पर एक ही परीक्षण पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त लब्धांकों की संगति से है। तो देखिए यहाँ पर परीक्षण का पूछा है कि यदि एक ही परीक्षण बार बार किया जाता है और हर बार अंक समान आते हैं तो वह परीक्षण क्या कहलाता है। ए विश्वसनीयता, बी वैधता, सी वस्तुनिष्ठता और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए विश्वसनीयता। तो देखिए, यदि बार बार उत्तर पुस्तिका की जांच करने पर भी अंकों या परिणामों में समानता रहती है तो वो परीक्षण विश्वसनीय परीक्षण कहलाता है। अब देखिए अन्य जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उन्हें भी देखते हैं। वैधता होता है कि यदि परीक्षण उन उद्देश्यों की पूर्ति करता है जिसके लिए वह बनाया गया है तो वह परीक्षण वैध कहलाता है। वैधता का अर्थ होता है मूल्यांकन की वह मात्रा जहां उसकी शुद्धता, योग्यता, विशेषता या तथ्य का मापन किया जाता है। इस प्रकार से अगला ऑप्शन जो है वस्तुनिष्ठता, यदि प्रश्नों के विभिन्न उत्तर नहीं होकर एक ही उत्तर होता है तो वो परीक्षण वस्तुनिष्ठ परीक्षण कहलाता है। ऑब्जेक्टिव टाइप्स परीक्षण जो क्वेश्चंस होते हैं जैसा हम अभी पेपर में सॉल्व कर रहे हैं तो ये वस्तुनिष्ठ परीक्षण कहलाता है। इसके अलावा भी मूल्यांकन की और जो विशेषताएं होती है हम उन्हें भी देखते थे। तो एक और मूल्यांकन की विशेषता होती है परीक्षण की व्यावहारिकता व उपयोगिता। तो जो परीक्षण किया जाता है वह लागत की दृष्टि से मूल्यांकन वास्तविक, व्यावहारिक और ठीक होना चाहिए। अगला इसकी जो विशेषता है विभेदकारिता, सभी प्रकार के जो स्तरों के छात्रों के अनुकूल प्रश्न होने चाहिए जिसके अंतर्गत मंद बुद्धि वाले और प्रखर बुद्धि वाले सभी छात्र सम्मिलित हो जाए। इस प्रकार से विभेदकारिता का गुण भी परीक्षण के अंतर्गत होना चाहिए। व्यापकता भी परीक्षण के अंतर्गत होनी चाहिए क्योंकि जो संपूर्ण पाठ्यक्रम दिया हुआ है उससे संबंधित प्रश्न उसके अंतर्गत होने चाहिए। और परीक्षण सरल हो, अर्थात जो छात्र, जिस छात्रों का जो स्तर के छात्रों के लिए परीक्षण बनाया गया है वह उन छात्रों के लिए अधिक कठिन ना हो और वो उस आसानी से उसको हल कर पाए। इस तरह से प्रश्नों का समावेश उस परीक्षण में होना चाहिए। तो इस प्रकार से विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, व्यावहारिकता, विभेदकारिता, व्यापकता और परीक्षण लेने में सरलता, ये परीक्षण की मुख्य विशेषताएं हो गई हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। राइट, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत आता है। ए 2009, बी 2012, सी 2005 और ऑप्शन डी 2010। तो जो अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा का अधिकार आता है ऑप्शन ए 2009 के अंतर्गत, जो 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण भारत में लागू हुआ था। उस समय जम्मू कश्मीर में यह अधिनियम लागू नहीं हुआ था परंतु वर्तमान में जम्मू कश्मीर में भी यह अधिनियम लागू है। तो इससे संबंधित हम कुछ तथ्य और देख लेते हैं। RTE राइट टू एजुकेशन 2009 के अंतर्गत सभी 6 से 14 वर्षों के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है और इस अधिनियम को 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा द्वारा, 4 अगस्त 2009 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया।
और इसके साथ ही 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही यह अधिनियम कानून बन गया। इस प्रकार से अनिवार्य शिक्षा को लागू करने वाला भारत विश्व का 135वां देश बना और विश्व का प्रथम देश प्रशा है। आरटीई एक्ट में कुल 7 अध्याय, 38 धाराएं और 1 अनुसूची है और तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के अनुमोदन मात्र से अस्तित्व में आने वाला यह भारत का पहला अधिनियम है जो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। अगला प्रश्न देखेंगे। शिक्षकों को मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों को निर्देश देते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि परीक्षा उत्तीर्ण करने में सक्षम हो, बी आर्थिक व्यावसायिक कौशल सीखे, सी सामान्य बच्चों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए कड़ा परिश्रम करें और डी लगातार प्रतिस्पर्धी खेलों में समय बिताएं। तो सरल सा प्रश्न है, अधिक व्यावसायिक कौशल सीखे। जो मानसिक रूप से विक्षिप्त बालक होते हैं उन्हें व्यावसायिक शिक्षा देनी चाहिए जिससे वह आने वाले जीवन में उसका सदुपयोग कर सके। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 4, पारितोषिक एवं दंड के माध्यम से सीखना है। ए प्रेक्षणात्मक अधिगम, बी सामाजिक अधिगम, सी क्रिया प्रसूत अनुबंधन और डी शास्त्रीय अनुबंधन। तो देखिए, पारितोषिक और दंड के माध्यम से सीखना कहलाता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के प्रवर्तक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक ब्यूरस फ्रेडरिक स्किनर बीएफ स्किनर है, जिन्होंने इस सिद्धांत का 1938 में 1938 में प्रतिपादन किया। इसके अन्य नाम है सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, आरएस सिद्धांत, साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत और पुनर्बलन से प्रेरित होने वाले व्यवहार को क्रिया प्रसूत कहा जाता है और इसलिए इस सिद्धांत को क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत कहा गया, जो थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित प्रभाव का नियम उस पर आधारित है। और इससे संबंधित जो अन्य प्रश्न बनते हैं तो स्किनर ने प्रयोग किन पर किए थे? चूहों पर और कबूतरों पर, इसलिए स्किनर को मौलिक व्यवहारवादी कहा जाता है। और चूहों पर प्रयोग द्वारा स्किनर ने शिक्षा के क्षेत्र में 4 प्रकार का पुनर्बलन दिया और पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट देने वाले यह प्रथम मनोवैज्ञानिक बीएफ स्किनर थे। 4 प्रकार के पुनर्बलन कौन कौन से हैं वो भी देखते हैं। सतत पुनर्बलन, आंशिक पुनर्बलन, अनुपात पुनर्बलन, अंतराल पुनर्बलन। तो सतत पुनर्बलन जो होता है, लगातार जब पुनर्बलन दिया जाता है तो सतत पुनर्बलन कहलाता है। आंशिक पुनर्बलन, कभी कभी पुनर्बलन दे और कभी नहीं। अनुपात पुनर्बलन, कार्य के अनुपात में पुनर्बलन दिया जाता है और अंतराल पुनर्बलन में समय के अनुसार पुनर्बलन दिया जाता है। इस प्रकार से इन्होंने 4 प्रकार के पुनर्बलन का आविष्कार शिक्षा के क्षेत्र में किया। प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। वैज्ञानिक अनुसंधान करने की दिशा में निम्नलिखित में से कौन सा एक कदम नहीं है? एक समस्या की अवधारणा, बी शोध निष्कर्ष, सी आधार सामग्री एकत्र करना, डी गतिशील दृष्टिकोण। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गतिशील दृष्टिकोण वैज्ञानिक अनुसंधान की दिशा में एक कदम नहीं है। प्रश्न संख्या 6, स्थिर अवस्था बनाए रखने के लिए शरीर की प्रवृत्ति को कहा जाता है? समस्थिति, संतुलन, बढ़ावा देना, प्रेरणा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा समस्थिति। प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। सीता डे केयर सेंटर में काम करती है, वेतन कम है और काम के घंटे लंबे हैं, लेकिन वह बच्चों के आसपास रहना पसंद करती है और उच्च वेतन वाली नौकरी की तलाश करने की कोई इच्छा नहीं रखती। सीता की प्रेरणा किस प्रकार की लगती है? तो देखिए, जहाँ पर पसंद आ जाए और स्वयं की इच्छा पर निर्भर हो तो उस प्रकार की प्रेरणा हमेशा आंतरिक प्रेरणा कहलाती है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, आंतरिक प्रेरणा। प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। प्रतिभाशाली की पहचान में हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। ए माता पिता की राय, बी वस्तुनिष्ठ परीक्षा का परिणाम, सी शिक्षकों की राय, डी सामुदायिक दृष्टिकोण। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा का परिणाम प्रतिभाशाली की पहचान में हमेशा प्राथमिक होना चाहिए। प्रश्न संख्या 9, फ्रॉइड के अनुसार व्यक्ति के प्राथमिक संरचनात्मक तत्व हैं। ए चेतन, अवचेतन, अचेतन, बी
इदम अहम परा अहम, सी आनंद के सिद्धांत और डी रक्षात्मक प्रतिक्रिया। तो पहले आंसर देखेंगे फिर उसकी व्याख्या। तो यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, इदम अहम और परा अहम व्यक्तित्व के प्राथमिक संरचनात्मक तत्व है, प्राइमरी स्ट्रक्चरल एलिमेंट, जो कि सिगमंड फ्राइड द्वारा दिए गए हैं। तो स्थिर अवस्था बनाए रखने के लिए शरीर की प्रवृत्ति को कहा जाता है, यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, समस्थिति, होम्योस्टैटिक। प्रश्न संख्या 7, सीता डे केयर सेंटर में काम करती है, वेतन कम है और काम के घंटे लंबे हैं, लेकिन वह बच्चों के आसपास रहना पसंद करती है। उच्च वेतन वाली नौकरी की तलाश करने की उसकी कोई इच्छा नहीं होती। सीता की प्रेरणा किस प्रकार की है? आंतरिक, बाह्य, स्वार्थी और बाहरी। तो यदि स्वयं की पसंद और स्वयं की इच्छा पर यदि कोई कार्य किया जाता है तो हमेशा वो आंतरिक प्रेरणा से प्रेरित होता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8, प्रतिभाशाली की पहचान में हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। माता पिता की राय, वस्तुनिष्ठ परीक्षा का परिणाम, शिक्षकों की राय और सामुदायिक दृष्टिकोण। तो प्रतिभाशाली की पहचान में ऑप्शन बी, वस्तुनिष्ठ परीक्षा के परिणाम को हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। प्रश्न संख्या 9, फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व के प्राथमिक संरचनात्मक तत्व हैं। ए चेतन, अवचेतन, अचेतन। तो देखिए ये तो मन के प्रकार बताए हैं फ्राइड ने। ऑप्शन बी, इदम अहम परा अहम, ऑप्शन सी आनंद के सिद्धांत और डी रक्षात्मक प्रतिक्रिया। तो यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, इदम, जिसे हमें इड कहते हैं, फिर अहम, ईगो और सुपर ईगो, परम अहम। तो इदम जो होता है ये सुखवादी सिद्धांत कहलाता है। क्षणिक आनंद और सुख की और संतुष्टि की प्राप्ति इसके अंतर्गत होती है। इसी कारण यह आनंदवादी सिद्धांत भी सुखवादी सिद्धांत कहलाता है। अहम जो होता है वो वास्तविक सिद्धांत कहलाता है, जो कि वास्तविकता से संबंधित होता है। यह इडम और सुपर इगम, इद और ईगो के बीच में सेतु का कार्य करता है और इड और सुपर ईगो पर नियंत्रण स्थापित करने का कार्य, व्यवहार पर नियंत्रण का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। हमारी इच्छाओं और वास्तविकताओं के बीच संतुलन स्थापित करने का कार्य भी अहम के द्वारा किया जाता है। सुपर ईगो, जिसे परम अहम कहते हैं, यह आदर्शवादी या नैतिकता का सिद्धांत होता है और इसमें पूर्णतः आदर्श और नैतिकता पर यह आधारित होता है, जो कि देवत्व का प्रतीक माना जाता है। इसके अतिरिक्त भी सिगमंड फ्राइड ने जो कुछ मुख्य बातें बताई हैं, उसके अंतर्गत चेतन, अवचेतन और अचेतन, इन्होंने मन के 3 स्तर बताए हैं, जिसके अंतर्गत चेतन मन, जो कि हमारे मस्तिष्क का कुल 1/10% भाग होता है, 10% भाग होता है। इसके अंतर्गत व्यक्ति जागृत अवस्था में होता है। अचेतन मन, जो कि हमारे मस्तिष्क का 90% भाग होता है। इसके अंतर्गत कटु अनुभूतियाँ, दुखद बातें और अतृप्त इच्छाओं का यह भंडार होता है। अर्धचेतन मन चेतन व अचेतन के बीच की अवस्था है, जैसे याद की गई बातों को अचानक भूल जाना, अटक जाना या हकला जाना, ये सब अर्धचेतन मन को प्रदर्शित करती हैं। इस प्रकार से मन के 3 स्तर बताए हैं या व्यक्तित्व के 3 कारक बताए हैं सिगमंड फ्राइड ने, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। इसके अतिरिक्त भी वियना, ऑस्ट्रिया के जो मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्राइड थे, उनके द्वारा कुछ टर्म्स दी गई हैं, उन्हें भी हम देख लेते हैं। तो इन्होंने लिबिडो जो बताया है, जन्म से प्रेम, स्नेह और काम भावना विद्यमान होती है, उसे लिबिडो नाम दिया गया है सिगमंड फ्राइड के द्वारा। तो ये भी बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। इसके अलावा फ्राइड ने 2 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, जिजीविषा, जिसे इरोस कहा जाता है, जीवन मूल प्रवृत्ति, और मुमूर्षा, जिसे थैनेटोस कहा जाता है, मृत्यु मूल प्रवृत्ति, जो विनाश और विध्वंस से संबंधित होती है। इसके अलावा नार्सिज्म
अर्थात अपने ही रूप पर मोहित होने की भावना स्वयं से प्रेम करने की भावना कहलाती है। नार्सिज्म फ्राइड के द्वारा ये नाम दिया गया है। इसके अतिरिक्त भी फ्राइड ने बताया है कि लड़कों में ऑडिपस नामक ग्रंथि विद्यमान होती है, जिसके कारण लड़के अपनी माता से अधिक प्रेम करते हैं, और लड़कियों में इलेक्ट्रा नामक ग्रंथि विद्यमान होती है, जिसके कारण वह अपने पिता से अधिक प्रेम करती हैं। तो ये सिगमंड फ्राइड के जो सिद्धांत दिया गया था उससे बारे में कुछ मुख्य बिंदु थे जो मैंने आपको बताए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। जीवन अस्तित्व के संघर्ष और उत्तरजीविता की एक सतत श्रृंखला प्रस्तुत करता है, ये किसके द्वारा कहा गया है? कथन दिया गया है। ए डार्विन, बी शेफर, सी जर्सेट, डी स्प्रेंगर। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये कथन जो है वो दिया गया है डार्विन के द्वारा। लाइफ प्रेजेंट्स ए कंटिन्यूअस चेन ऑफ स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस एंड सर्वाइवल्स, इट्स सेड बाय डार्विन। प्रश्न संख्या 11। पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा विकास का प्रमुख काल नहीं है? सीधा सा पूछा है कि जो 4 काल बताए हैं जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के, उसके अंतर्गत कौन सा नहीं है? संवेदी प्रेरक स्थिति, सेंसरी मोटर स्टेज, बी पूर्व संक्रियात्मक स्थिति, द प्री ऑपरेशनल स्टेज, सी चक्रीय चरण साइकिल स्टेज, और डी औपचारिक प्रचालन फॉर्मल ऑपरेशंस। तो यहाँ पर हमारा इसका उत्तर तो हो जाएगा सी चक्रीय चरण। तो इन चारों ही अवस्थाओं के बारे में भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले जीन पियाजे जी का परिचय देख लेते हैं। ये स्विट्ज़रलैंड के निवासी थे और इन्होंने जिनेवा में लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना की। ये जीवशास्त्री थे। पियाजे ने सर्वप्रथम 1920 से बाल विकास के क्षेत्र में कार्य करना प्रारंभ किया था। 1923 में अपनी पुस्तक द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड इन्होंने लिखी। इसके बाद 1976 में 53 वर्ष तक के काल में इन्होंने 32 पुस्तकों की रचना की गई। मनोवैज्ञानिक विचारधाराओं को इन्होंने विकासवादी मनोविज्ञान नाम दिया। जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। जीन पियाजे की अवस्था की अवधारणा के अंतर्गत उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं, जिसके अंतर्गत संवेदी पेशीय या संवेदनात्मक अवस्था, जिसे सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं, जन्म से 2 वर्ष तक होती है। इंद्रिय जनित अवस्था भी इसे कहा जाता है। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री कन्वेंशनल स्टेज, जो कि 2 वर्ष से 7 वर्ष तक की मानी गई है। तीसरी है मूर्त क्रियात्मक अवस्था, कन्वेंशनल स्टेज, जो कि 7 वर्ष से 12 वर्ष तक। और चौथी अवस्था अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 12 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक मानी गई है। तो देखिए, इन अवस्थाओं से संबंधित जो स्थितियां हैं कि कौन कौन से लक्षण कौन कौन सी अवस्था में प्रकट होते हैं, उससे संबंधित प्रश्न भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो पहली जो अवस्था है संवेदीय पेशीय अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेट, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक होती है, इसका अध्ययन जीन पियाजे ने अपने पुत्र लॉरेंट और 2 पुत्रियों ल्यूसीन एवं जैकलिन पर किया। इस आधार पर इन्होंने बताया कि जन्म के समय शिशु बाह्य जगत के प्रति अनभिज्ञ होते हैं, किंतु धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ती है, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से वातावरण में बाह्य जगत के साथ वो ज्ञान का ग्रहण करते हैं। इस समय सर्वाधिक उत्तेजना पाई जाती है। बच्चों में नैतिकता का अभाव होता है। कार्य क्षेत्र व कारण में संबंध वो स्थापित नहीं कर पाते हैं। शिशुओं में वृत्तीय क्रियाएं पाई जाती है, अर्थात किसी भी कार्य को बार बार दोहराते हैं। लेकिन 12 से 18 माह के शिशु की वृत्तीय क्रियाएं प्रयोगात्मक व सृजनात्मक हो जाती हैं। जैसे 2 माह का शिशु जब झुंझुने से हाथ स्पर्श हो जाने पर आवाज़ को सुनता है, तो वह संवेदित होकर उसे बार बार झुंझुना बजाने में माहिर हो जाता है। इस एज में, इस स्थिति में वस्तु स्थायित्व का अभाव पाया जाता है। लेकिन जब दूसरी जो अवस्था है उसके प्रारंभ से पहले
अर्थात सेंसरी मोटर स्टेज के अंत में वस्तु स्थायित्व का अभाव समाप्त हो जाता है। प्रारंभ में तो वस्तु स्थायित्व का अभाव पाया जाता है, लेकिन इस एज के अंत तक उसमें वस्तु स्थायित्व का गुण प्रकट होने लगता है। पूर्वानुमान लगाने की भी उनमें योग्यता होती है, लेकिन वो सीमित होती है। और अनुकरण के माध्यम से बच्चा सीखता है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इंद्रियों के माध्यम से सीखता है, अनुकरण के माध्यम से इस अवस्था के अंतर्गत बालक सीखता है। दूसरी अवस्था जो बताई है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसके अंतर्गत 2 से 7 वर्ष तक की जो अवस्था होती है यह होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसके अंतर्गत बालक खिलौनों से और अनुकरण के माध्यम से सीखता है। घर के छोटे छोटे कार्य करने में भी मदद करने लगता है, जैसे वस्तुओं को क्रम से रखना, हल्के भारी का ज्ञान होना, रंगों को पहचानना, गिनती करना, अक्षर लिखना, पूछने पर अपना नाम बताना इत्यादि वह सीख जाता है। लेकिन तर्क वितर्क वह नहीं कर पाता, इसलिए इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है। वस्तु स्थायित्व का भाव उसमें विद्यमान हो जाता है। जैसे हम उसके हाथ में कोई खिलौना है और उसे अगर हमने छुपा दिया है और कहते हैं कि खिलौने को कोई ले गया है, कोई अदृश्य शक्ति उसे ले गई है, तो वह उस बात को आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पाता। वह इधर उधर देखेगा, उसे ढूंढेगा। उसे पता है कि जो वस्तु मेरे हाथ में थी या जो मुझसे ले ली गई है वो कहीं ना कहीं विद्यमान है। इस प्रकार से वस्तु स्थायित्व का उसमें गुण पाया जाता है। जीववाद, जिसे एनिमिज्म कहते हैं, सजीव चिंतन का गुण भी उसमें विकसित होने लगता है। अर्थात यदि छोटा बच्चा चलते चलते गिर जाता है और रोने लगता है, तो हम उसे कहते हैं कि देखो मैंने फर्श को मारा है, अब फर्श भी रो रहा है, तो वो उस बात को स्वीकार कर लेता है। इस प्रकार से वह हर चीज़ जो भी उसके सामने है उसे सजीव समझता है। इसके अतिरिक्त जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है और परीक्षाओं में पूछा जाता है, अनुत्क्रमणशीलता या अपलटावे का गुण बालक में भी इस अवस्था में पाया जाता है। तो इसका अनुत्क्रमणशीलता का सबसे अच्छा उदाहरण है, यदि हम बालक के सामने पानी के 2 बराबर आकार के गिलास रखते हैं और बराबर आधे पानी से उनको भरते हैं और बालक को दिखाते हैं, पूछते हैं कि क्या इन दोनों गिलासों में पानी बराबर है, तो बालक का उत्तर होगा हाँ। लेकिन एक गिलास चौड़ा और वही गिलास दूसरे गिलास के साथ डालकर जब हम तुलना करवाते हैं, यानी एक गिलास पतला और एक गिलास चौड़ा और पानी की मात्रा बराबर है, डालने पर यदि हम उनसे पूछते हैं तब भी बालक का जवाब होता है नहीं। चौड़े गिलास में उसे कम पानी और जो लंबा गिलास है उसमें उसे ज़्यादा पानी में उसे प्रतीत होता है। लेकिन वह इस चीज़ को नहीं समझ पाता है कि पानी तो उतना ही है, केवल बर्तन का आकार बदल गया है। इस प्रकार से उसमें अपलटावे का गुण विकसित नहीं होता है। और तीसरी जो अवस्था है मूर्त क्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 12 वर्ष तक होती है। उसके अंतर्गत देखिए 7 से 12 वर्ष के अंतर्गत संज्ञानात्मक विकास का ये मुख्य परिवर्तन बिंदु माना जाता है। इसमें तार्किक क्रियाएं करने में बालक समर्थ हो जाता है। बच्चे का चिंतन केवल मूर्त वस्तुओं तक ही सीमित नहीं होता है। 2 वस्तुओं के बीच में तुलना करना, समानता और असमानता बताना, उनमें उचित अनुचित का भेद करना अर्थात विभेदकारिता का गुण, बालक में उत्क्रमणशीलता पलटावे का गुण भी विकसित हो जाता है। भाषा एवं संप्रेषण योग्यता का विकास हो जाता है। बालक दिन, तारीख, समय और महीने, वर्ष आदि बताने के योग्य हो जाता है। तो देखिए पलटावे का गुण का सबसे एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे अगली अवस्था है अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 12 वर्ष के बाद होती है। इससे अमूर्त चिंतन की योग्यता का विकास हो जाता है और परिकल्पनात्मक चिंतन भी इस अवस्था में पाया जाता है, जिसे हाइपोथेटिकल थिंकिंग कहते हैं। तार्किक चिंतन और समस्या समाधान की अवस्था भी इसे कहा जाता है। इस प्रकार से जीन पियाजे ने विकासात्मक मनोविज्ञान की 4 अवस्थाएं बताई हैं। संवेदी पेशीय जन्म से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष,
मूर्त क्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष और अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक। इसके अतिरिक्त भी एक INRC समूह का भी प्रतिपादन जीन पियाजे जी द्वारा किया गया है, जिसके अंतर्गत आई का अर्थ होता है आइडेंटिफाई करना, पहचान करना, नेगेशन निषेध, पारस्परिकता रेसिप्रोकल और सहसंबंधनात्मक परिवर्तन को रिलेशनल ट्रांसफॉर्मेशंस। इसके द्वारा संज्ञान के विकास की श्रृंखला जीन पियाजे द्वारा बताई गई है। तो संज्ञान के विकास की श्रृंखला के अंतर्गत पियाजे द्वारा 4 स्तर बताए गए हैं: पहचान, निषेध, पारस्परिकता और सहसंबंधात्मक परिवर्तन, जिसे INRC समूह कहा जाता है। इसके अतिरिक्त पियाजे ने अधिगम में खोज को सर्वाधिक महत्व दिया है और पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत को तर्क तथा मनोविज्ञान का मध्य सेतु भी कहा जाता है। इस प्रकार से हमने जीन पियाजे के बारे में जो मुख्य बातें थी, उनके सिद्धांत के विषय में जो बातें थी, उनको हमने इस प्रश्न के माध्यम से देखा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 12। जब कोई व्यक्ति सूचनाओं को संसाधित कर रहा होता है तो मस्तिष्क में चलने वाली मानसिक गतिविधि क्या कहलाती है? ए अधिगम, बी मानसिक संकल्पना, सी विचारण और डी कल्पना। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संकल्प, विचारण, थिंकिंग। जब कोई व्यक्ति सूचनाओं को संसाधित कर रहा है तो मस्तिष्क में चलने वाली मानसिक गतिविधि, तो थिंकिंग, सोचना, विचारण ही यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक कार्य पद्धति के स्वस्थ स्तर को बनाए रखने में मदद करने के लिए उपयुक्त नहीं है? क्रीड़ा में भाग लेना, बी क्रॉसवर्ड पहेली पर काम करना, सी आसीन जीवन शैली और डी पठन करना। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आसीन जीवन शैली। ये संज्ञानात्मक कार्य पद्धति में स्वस्थ स्तर को बनाए रखने के लिए मदद नहीं करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 14। आत्मसातकरण है वर्तमान स्कीमा का बाह्य जगत में प्रयोग, बेहतर में बदलने की प्रक्रिया, आंतरिक दुनिया से के अनुकूल होना या इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आत्मसातकरण वर्तमान स्कीमा का बाह्य जगत में प्रयोग करना आत्मसातकरण कहलाता है, असिमिलेशंस कहलाता है। तो देखिए, जीन पियाजे ने 4 प्रमुख संप्रत्यय दिए हैं, जिसके अंतर्गत आत्मसातकरण, समंजन, संतुलिनीकरण और स्कीमा है। स्कीमा जो ज्ञान के संग्रहित पैकेट्स होते हैं वो स्कीमा कहलाता है, और वर्तमान स्कीमा का जब बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए प्रयोग किया जाता है तो ये आत्मसातकरण कहलाता है। यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए किया जाना आत्मसातकरण, असिमिलेशन कहलाता है। प्रश्न संख्या 15। शिक्षा के 3 मुख्य आधार हैं, ये रिक्त स्थान में भरना है। शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम, बी सिद्धांत, शिक्षण उद्देश्य, सी शिक्षा क्रियाविधि या शिक्षक और डी महत्व, शिक्षक या वस्तुनिष्ठता। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षण के प्रमुख 3 आधार शिक्षक है, छात्र है और पाठ्यक्रम है। इसके अंतर्गत शिक्षक जो होता है यह कहलाता है स्वतंत्र चर, छात्र आश्रित चर और पाठ्यक्रम मध्यस्थ चर कहलाता है। प्रश्न संख्या 16 देखेंगे, डिस्लेक्सिया कहते हैं ए पढ़ने में कठिनाई, बी गणित समझने में कठिनाई, सी वर्तनी लेखने में कठिनाई और डी प्रतिस्पर्धा में कठिनाई। तो डिस्लेक्सिया होता है जो पठन संबंधी अक्षमता होती है, पठन विकार जो होता है वो डिस्लेक्सिया कहलाता है। जैसे सी को डी पढ़ना, ए MA/CA × 100 ये IQ का सूत्र है। तो देखिए, MA का अर्थ होता है मेंटल एज, मानसिक आयु, और CA का अर्थ होता है क्रोनोलॉजिकल एज अर्थात वास्तविक आयु, × 100 तब निकलती है हमारे बुद्धि लब्धि IQ।
तो इससे संबंधित तथ्य हैं उनको भी देख लेते हैं। तो मानसिक आयु का जो सर्वप्रथम विचार दिया था, मेंटल एज का दिया था बिने ने 1908 में। उसके बाद में मानसिक परीक्षण मेंटल टेस्ट सर्वप्रथम 1890 में केटल द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया है। बुद्धि लब्धि शब्द का विचार या संप्रत्यय सबसे पहले दिया गया था स्टर्न द्वारा, विलियम स्टर्न द्वारा बुद्धि लब्धि शब्द का विचार या संप्रत्यय दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा। बुद्धि लब्धि सूत्र का निर्माण 1912 में जर्मनी के विलियम स्टर्न और कुहलमान ने दिया था। जब उन्होंने ये सूत्र दिया उस समय MA/CA ये सूत्र IQ के लिए दिया गया था, लेकिन उसके बाद 1916 में टर्मन द्वारा ये सूत्र दिया गया MA/CA इंटू 100, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100 बुद्धि लब्धि सूत्र दिया गया टर्मन के द्वारा 1916 में। स्टर्न द्वारा 1912 में दिया गया था MA/CA, इसमें इंटू 100 नहीं था, लेकिन MA/CA इंटू 100 दिया गया 1916 में टर्मन के द्वारा। प्रश्न संख्या 18 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए व्यक्तिगत विधि नहीं है? ए व्यक्ति इतिहास, साक्षात्कार तकनीक, वस्तु सूची तकनीक और निर्धारण मापनी। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निर्धारण मापनी व्यक्तिगत विधि नहीं है। प्रश्न संख्या 19। निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक मंदता के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है? हल्की मंदता, मध्यम मंदता, गंभीर मंदता या तीव्र मंदता। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीव्र मंदता। ये इस प्रकार की कोई मंदता का प्रकार नहीं होता है। प्रश्न संख्या 20। व्यक्ति को चित्रों की एक श्रृंखला दिखाई जाती है और उसे एक कहानी कहलाने के लिए कहा जाता है। यह डैश प्रक्षेपी तकनीक में प्रयुक्त किया जाता है। तो इस प्रकार का परीक्षण किस परीक्षण के अंतर्गत किया जाता है ये पूछा गया है। एक कथानक संप्रत्यय परीक्षण TAT, जिसे थेमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट कहा जाता है। भूमिका निर्वाह, रोल प्ले, रोशाक जो कि रोशा मशीन द्वारा दिया गया था, IBT इंक ब्लॉक टेस्ट या नाटकीय प्रस्तुति। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा कथानक संप्रत्यय परीक्षण, जिसे थेमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट भी कहा जाता है। लेकिन जब परीक्षण किया जाता है जिसका व्यक्ति का व्यक्तित्व मापना होता है, उसे उम्र के अनुसार इन 31 कार्डों में से 20 कार्डों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें से 19 तो चित्र वाले और एक होता है सादा कार्ड। इस प्रकार से एक परीक्षण के लिए 20 कार्डों का अधिकतम प्रयोग किया जाता है। ये परीक्षण 2 पारियों में किया जाता है। पहली पारी में तो 10 कार्ड और दूसरी पारी में अंतिम 10 कार्ड देकर सबसे अंत में सादा कार्ड दिखाया जाता है। इस प्रकार से 14 वर्ष की आयु से अधिक बालक बालिकाओं के लिए परीक्षण किया जाता है, TAT थेमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट, जो कि मुर्रे एवं मॉर्गन के द्वारा दिया गया था। प्रश्न संख्या 21 देखेंगे। रिक्त स्थान दिया हुआ है। वो निकटतम वातावरण है जिसमें व्यक्ति रहता है। A सूक्ष्म प्रणाली, B मेसोसिस्टम, C एक्सोसिस्टम और D कालक्रम। तो देखिए सीधा सा जो सिद्धांत है उसके अंदर की बात पूछी गई है, ना किसी वैज्ञानिक का नाम दिया गया है, ना सिद्धांत का नाम दिया गया है। वो निकटतम वातावरण जिसमें व्यक्ति रहता है कहलाता है A सूक्ष्म प्रणाली, B मेसोसिस्टम, C एक्सोसिस्टम या D कालक्रम। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन A सूक्ष्म प्रणाली, माइक्रो सिस्टम।
तो देखिए जो यूरी ब्रॉनफेन बैनर के द्वारा जैव पारिस्थितिकी परक सिद्धांत दिया गया था, बायो इकोलॉजिकल मॉडल, उसके अंतर्गत उन्होंने 5 तंत्र 5 सिस्टम्स बताए हैं। लघुमंडल, सूक्ष्म प्रणाली या माइक्रो सिस्टम। इसके अंतर्गत बालक के माता पिता, जिसके अंतर्गत भाई बहन उनके परिवार के जन सम्मिलित होते हैं, वो उसके सूक्ष्म प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है मध्य मंडल मेसो सिस्टम, उसके अंतर्गत उसका परिवार या संगी साथी और पास पड़ोस आता है। तीसरा है बाह्य मंडल एक्सो सिस्टम, इसके अंतर्गत माता पिता का कार्यस्थल, धार्मिक संस्थान, स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र उसके में सम्मिलित होते हैं। चौथा है वृहत मंडल मैक्रो सिस्टम, इसके अंतर्गत सांस्कृतिक मूल्य, प्रथाएं, सामाजिक आर्थिक स्तर और अन्य संसाधनों का बालक पर प्रभाव मैक्रो सिस्टम के अंतर्गत आता है। पांचवा है घटक मंडल क्रोमो सिस्टम, जिसके अंतर्गत सामाजिक ऐतिहासिक अवस्थाएं जो होती हैं उनका प्रभाव आता है, सोशियो हिस्टोरिकल कंडीशंस, जो कि क्रोमो सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से यूरी ब्रॉनफेन बैनर द्वारा जो जैव पारिस्थितिकी परक सिद्धांत दिया गया है उसमें 5 तंत्र बताए गए हैं: सूक्ष्म मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल, वृहत मंडल और घटक मंडल, माइक्रो सिस्टम, मेसो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम और एक्सो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम और क्रोमो सिस्टम। माइक्रो, मेसो, एक्सो, मैक्रो, क्रोमो 5 तंत्र बताए गए हैं बायो इकोलॉजिकल मॉडल के अंतर्गत। प्रश्न संख्या 22, डैश ने बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रस्तावित किया? हावर्ड गार्डनर, बी फ्रायड, सी बिने और डी थर्स्टन। तो ये जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थियोरी, किसके द्वारा दी गई थी? ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, हावर्ड गार्डनर के द्वारा। तो उन्होंने 1983 में मूलतः 7 प्रकार की बुद्धि बताई थी। उस बुद्धि का उसके बाद उन्होंने 8वां प्रकार 1998 में और 9वां प्रकार सन 2000 में जोड़ा अपने इस सिद्धांत के अंतर्गत। इस प्रकार से वर्तमान में 9 प्रकार की बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत मानी जाती है हावर्ड गार्डनर में के द्वारा। तो कौन कौन सी है उसे भी देख लेते हैं। पहली है भाषाई बुद्धि, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। संख्या 2 पे कौन सी बुद्धि है? तार्किक गणितीय, लॉजिकल मैथमेटिकल। 3 स्थानिक स्पेटियल। 4 शारीरिक गति, बॉडी काइनेस्थेटिक। 5वीं है सांगीतिक म्यूजिकल। 6ठी है व्यक्तिगत आत्मनम, जिसे पर्सनल सेल्फ या इंट्रापर्सनल कहते हैं। 7वीं है व्यक्तिगत अन्य, पर्सनल अदर्स, जिसे इंटरपर्सनल कहते हैं। 8वां प्रकार 1998 में जो जोड़ा गया था उसे प्रकृतिवादी या नेचुरलिस्टिक बुद्धि कहा गया। और 9वां प्रकार जो 2000 में जोड़ा गया उसे अस्तित्ववादी एक्सिस्टेंशियलिस्टिक बुद्धि कहा गया हावर्ड गार्डनर के द्वारा। इस प्रकार से 5 प्रकार की बुद्धियां हैं 9 प्रकार की बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत बताई गई हैं। कौन कौन सी? लिंग्विस्टिक, लॉजिकल मैथमेटिकल, स्पेटियल, बॉडी काइनेस्थेटिक, म्यूजिकल, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, नेचुरलिस्टिक, एक्सिस्टेंशियलिस्टिक। इस प्रकार से 9 बुद्धियाँ बताई गई हैं। प्रश्न संख्या 23 देखेंगे। आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रमाण पत्र के बिना कोई विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा? प्रशंसा, मान्यता, नियम व शर्तें और प्राधिकार। तो ऑप्शन बी मान्यता यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बिना मान्यता प्रमाण पत्र के कोई भी विद्यालय स्थापित नहीं किया जा सकता। और इस प्रकार का जो प्रावधान है वह है आरटी एक्ट की धारा 18 के अंतर्गत, जिसमें बताया गया है कि बिना मान्यता के विद्यालय की स्थापना या संचालन नहीं किया जा सकता। मान्यता समाप्ति के पश्चात विद्यालय संचालित नहीं किया जा सकता। और यदि कोई विद्यालय ऐसा करता है तो उस पर 1 लाख रुपए जुर्माना किया जाएगा। और जुर्माना होने के बाद भी यदि बिना मान्यता का वह विद्यालय संचालित करता है, उसे जारी रखता है, तो 10,000 रुपये प्रति कार्य दिवस
1 लाख तो जुर्माना है ही, उसके अलावा यदि वह उसे जारी रखता है बिना मान्यता के तो 10,000 रुपये प्रति कार्य दिवस उस पर जुर्माना लगाया जाएगा, धारा 18 के अंतर्गत बताया गया है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, बिना मान्यता के कोई विद्यालय स्थापित नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 24। अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार या व्यवहार क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को कहा जाता है डैश, अधिगम, विचारण, अनुभूति या प्रेरणा। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अधिगम। अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार या व्यवहार क्षमता में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। प्रश्न संख्या 25। निम्नलिखित में से सीखने की प्रक्रिया में शामिल है शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, पर्यावरणीय, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सभी सीखने की प्रक्रिया में शामिल होता है। प्रश्न संख्या 26 देखेंगे, आनुवांशिकता तंत्र के अध्ययन के क्षेत्र में नवीन शोध किस दिशा की ओर अग्रसर है? कोशिका विज्ञान, जीवमिति, जानवरों का प्रायोगिक प्रजनन, उपरोक्त सभी। तो देखिए, कोशिका विज्ञान, काइटोलॉजी, जीवमिति, बायोमेट्रिक, जानवरों का प्रायोगिक प्रजनन, एक्सपेरिमेंटल ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स, ऑल ऑफ द अबाउ। तो यहाँ उपरोक्त सभी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27। आरटी एक्ट 2009 शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह कितने घंटे काम करने का निर्देश देता है? तो 40 घंटे, 45 घंटे, 42 घंटे या 48 घंटे। तो यहाँ तैयारी सहित 45 घंटे आरटी एक्ट के अंतर्गत शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह कार्य के घंटे निर्धारित किए गए और इस प्रकार का प्रावधान किया गया है आरटी एक्ट की धारा 25 के अंतर्गत, जिसमें शिक्षकों के लिए न्यूनतम संख्या कार्य घंटों की प्रति सप्ताह 45 घंटे होंगे, जिसमें तैयारी के घंटे भी शामिल है। तो इसके अतिरिक्त जो कक्षा 1 से 5 तक है कार्य दिवस वो होंगे 200 और कक्षा 1 से 5 तक ही शैक्षणिक घंटे होंगे 800। कक्षा 6 से 8 के लिए कार्य दिवस निर्धारित किए गए हैं 220 और 6 से 8 के लिए शैक्षणिक घंटे निर्धारित है 1000। तो इनसे संबंधित प्रश्न भी पूछे गए हैं, तो इससे भी आप ध्यान रखिए। और ये सब जो नियम बताए गए हैं ये धारा 25 के अंतर्गत दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 28 देखेंगे। 28 के अंतर्गत है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक नहीं है? तंत्रिका तंत्र, वाहिनीहीन ग्रंथियां, दैहिक संरचना या स्थितिजन्य संरचना। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, स्थितिजन्य संरचना। ये बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट नहीं है व्यक्तित्व का। तंत्रिका तंत्र भी है, दैहिक संरचना भी है और वाहिनीहीन ग्रंथियां भी हैं, लेकिन स्थितिजन्य संरचना व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक नहीं है। प्रश्न संख्या 29 देखिए। अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को कहा जाता है अधिगम, विचारण, अनुभूति या प्रेरणा। तो ऑप्शन ए, अधिगम। निम्नलिखित में से सीखने की प्रक्रिया में शामिल है शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, पर्यावरणिक। तो सभी प्रकार से हम सीखते हैं, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 26। आनुवांशिकता तंत्र के अध्ययन के क्षेत्र में नवीन शोध किस दिशा की ओर अग्रसर है? कोशिका विज्ञान, जीवमिति, जानवरों का प्रायोगिक प्रजनन, उपरोक्त सभी। काइटोलॉजी, बायोमेट्रिक, एक्सपेरिमेंटल ब्रीडिंग ऑफ एनिमल, ऑल ऑफ अबाउ। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 27। आरटी अधिनियम 2009 में शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह कार्य कितने घंटे काम करने का निर्देश है? 40 घंटे, 45 घंटे, 42 घंटे या 48 घंटे। तो आरटी एक्ट की धारा 25 के अंतर्गत शिक्षकों के लिए न्यूनतम 45 घंटे, तैयारी के घंटे भी जिसके अंतर्गत शामिल है, कार्य घंटों की संख्या निर्धारित की गई है 45 घंटे। हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसके अतिरिक्त भी देखिए, कक्षा 1 से 5 तक शिक्षण घंटों की जो न्यूनतम संख्या है वो है 200 कार्य दिवस और 800 शैक्षणिक घंटे।
कार्य दिवस तो हो गए 200 और शैक्षणिक घंटे हो गए 800 कक्षा 1 से 5 तक के लिए। फिर 6 से 8 तक के लिए जो निर्धारित शैक्षणिक घंटे हैं वो है 1000 और कार्य दिवसों की संख्या है 220, जो कि धारा 25 के अंतर्गत दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 45 घंटे तैयारी के घंटों के साथ। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक नहीं है? तंत्रिका तंत्र, वाहिनीहीन ग्रंथियाँ, दैहिक संरचना, स्थितिजन्य संरचना। तो ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्थितिजन्य संरचना। प्रश्न संख्या 29, आनुवांशिकता का सामान्य नियम नहीं है। प्रकृति, रूपांतर, प्रतिगमन जैसे पैदा होता है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, रूपांतर, प्रतिगमन और जैसे पैदा होता है ये आनुवांशिकता के नियम से है। लेकिन प्रकृति जैसा आनुवांशिकता का कोई नियम नहीं है, हेरेडिटी का नियम नहीं है प्रकृति। तो देखिए जिससे पैदा होता है अर्थात मानव की संतान मानवी होती है। आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ है कक्षा 1 से 8वीं तक की शिक्षा, पहली श्रेणी से पहले की शिक्षा, 8वीं से 12वीं कक्षा तक की शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा। तो ऑप्शन ए पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक की शिक्षा आती है आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत। तो ये था मित्रों हमारा आज का वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। माँ भारती आप सबका कल्याण करे। जय भारत, जय हिंद।